तो सभी को जय हिंद। और कैसे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग को परिवहन के 1 to 5 क्वेश्चन का आप सभी को मिल चुका था वीडियो। आज उसी सेशन में आगे बढ़ेंगे। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैं आप सभी के लिए बोर्ड में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। उसी क्रम में आज हम लोग के साथ छठा क्वेश्चन है। इससे पहले वाला वीडियो आपको मिल चुका है, आप वहां से जाकर के देखिए। ये छठा नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे रक्त में, ब्लड में, जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि हमारा रक्त जो है वो 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। 3 प्रकार के ठोस कण होते हैं रक्तों में, जिसमें एक होता है लाल रक्त कण, एक होता है श्वेत और तीसरा होता है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। जब हम लोग लाल रक्त कण की बात करते हैं उसे हम लोग आरबीसी कहते हैं। और इसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अर्थात हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक रंजक है, एक तरह का पिगमेंट है जिसके कारण खून का रंग लाल दिखता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हीमोग्लोबिन में आयरन ऑक्साइड होता है। बहुत तरीके से एग्जाम में यह सवाल पूछ चुका है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, तो आप आयरन बोलिएगा, लोहा। और इसी लोहे की कमी से महिलाओं में एक बीमारी होती है जिस बीमारी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया को हिंदी में रक्तहीनता के नाम से जानते हैं। जब किसी व्यक्ति को एनीमिया बीमारी होती है तो उसकी आंख पीले पड़ जाते हैं, शरीर में खून की कमी हो जाती है, लीवर में नहीं नहीं भोजन का पचना, लीवर जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, लीवर सुपाच्य हो जाता है, सूजन आ जाता है, आंखों के नीचे झुर्रीदार काला काला भाग बनना शुरू होता है, सर चकराना, भूख न लगना जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और आमतौर पर महिलाओं में माहवारी के कारण उनके समय मासिक धर्म होता है उनके शरीर से, और प्रत्येक महीना एक निश्चित तरीके से शरीर से रक्तपात निकल जाता है जिसके कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और फिर रक्तहीनता या एनीमिया बीमारी हो जाती है। अब अगर आप चाहते हैं आपके बॉडी में आयरन की मात्रा बनी रहे तो आपको हरी पत्तेदार साग सब्जी, जैसे कि आपको क्या खाना चाहिए, पालक को खाना चाहिए, साग को खाना चाहिए, इसमें आयरन की मात्रा है। उसके अलावा केला आप खा सकते हैं, पका केला खाने से आपको आयरन की क्षतिपूर्ति हो जाएगी। अभी सवाल हमने पूछा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सवाल ये कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? मैंने आपको बताया कि वही आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, और आयरन ऑक्साइड तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी कमी से ऑक्सीजन के अवशोषण की दर घट जाती है। अब जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन की अवशोषण दर घट जाएगी। ऑक्सीजन दर घट जाती है जिससे ऊर्जा उत्पादन घट जाता है और शरीर की जैविक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती। जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो शरीर की जैविक क्रियाओं ठीक से नहीं हो पाती है, और जब शरीर की जैविक क्रियाओं नहीं हो पाएगी तब मस्तिष्क तथा पूरे शरीर की कार्य क्षमता घटती है। इसके कारण ही एनीमिया नामक रोग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुल मिला के आप समझे तो आपके बॉडी को तरोताजा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आपके बॉडी में ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। और आपके नासिका छिद्र से, नासिका गुहा से होते हुए फेफड़ा में ऑक्सीजन तो पहुंच जाता है, लेकिन इस ऑक्सीजन यहाँ फेफड़ा के बाद पूरे शरीर में अगर यह ऑक्सीजन जाना चाहे तो वो उसका एक ही माध्यम, उस काल में ब्लड, रक्त से पूरे शरीर में जाकर के ऑक्सीजन फैलता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे इसका रास्ता बना हुआ है दूसरा की चले जाए। तो जब ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो निश्चित तौर पर लाल रक्त वाले के साथ जाएगा, और लाल रक्त में जो लाल रंग है वो हेमोग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ है, और वही प्रोटीन में पाया जाता है आयरन यानी लोहा। लोहा के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है, आयरन ऑक्साइड बनाती है, और यही आयरन ऑक्साइड पूरे शरीर में तेजी से बढ़ने लगते हैं। अगर आपके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होगी, पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, शरीर सुस्त पड़ जाएगा, मस्तिष्क क्या होता है, ब्रेन कमजोर काम करना शुरू होगा, चक्कर आएगा, भूख न लगना, आप सामान्य से बेकार आदमी हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए महिलाओं को सिर दर्द, शरीर भारी रहना, कमजोरी, थकान जैसे बीमारी आमतौर पर होते हैं। तरोताजा रहने के लिए आपको सुबह में टहलना चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा को पूर्ति करना चाहिए। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उस चीजों को समझना है। यहाँ पर लिखता है लिम्फ या लसिका, या लिम्फ अंग्रेजी में बोलते हैं, होता क्या है। ये लिम्फ और लसिका आप देहाती भाषा में समझते हैं। लसिका मतलब लसर लसर,
अभी नहीं समझ में आता है तो थोड़ा पढ़ के आपको क्लियर करते हैं कि ऊतकों के अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं से बना रंगहीन तरल पदार्थ, तरल का मतलब होता है चिपचिपा, उसी को बोलते हैं लसर। लसर समझ में आई? जैसे भिंडी में से लसा निकलता था, कैसे लसा लसा होता है। चिपचिपा मतलब होता है वसा जैसा, तेलिए, तो ये चिकना होता है, समझ रहे हो। अब जैसे मैं आपको समझाऊंगा लसका या लिम्फ क्या होता है, उसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे कि ऊतकों के अंतरकोशिकीय अवकाशों में, अंतरकोशिकीय का मतलब भीतरी भाग में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं से बना रंगहीन तरल पदार्थ, इसमें कोई रंग ही नहीं होता, तरल पदार्थ को लसिका कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली के छिद्रों से होकर या छोटिका कोशिका झिल्ली के छिद्रों से होकर बाहर निकलते हुए प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाओं में मिलने से बनता है। यानी कोशिका झिल्ली के छोटे छोटे म्यूकस है, छोटे छोटे छिद्र है, उससे वो निकलता है और धीरे धीरे बाहर जाकर अपनी क्रियाकलाप करता है। उम्मीद करें आपको लिम्फ और लसिका में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, धमनी और सीरा में अंतर बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। धमनी होता क्या है बच्चों? देखो मैं सीधा सा बात जानता हूं, अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाओ और उठाने के बाद आप देखना शुरू करो तो आपको दिखाई देगा एक मोटा वाला नस, एक पतला वाला नस। जैसे मान लो एक मेन वेन होता है, एक ज्वाइंट वेन होता है, साइड वेन। तो जो मुख्य नसें होती है, मुख्य में जो वेन होता है, जो मोटा वाला जो होता है वह है आपका धमनी, और जो पतला पतला नसें जो है वह है आपकी सीराएं। धमनी जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेके जाता है, अर्थात वो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाता है, शुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाता है। जबकि सीरा जो होता है वह अशुद्ध रक्त को, बिना ऑक्सीजन वाला रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ वाले रक्त को दूर से हृदय तक लेके आता है। यानी सीरा और धमनी के दोनों के कार्य अपोजिट है। एक शुद्ध रक्त को लेके जाएगा, एक उस अशुद्ध रक्त को लेके आएगा, या हृदय से दूर लेकर जाएगा, वह हृदय के पास लेकर के आएगा। वही चीज लिखा हुआ है कि धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट, धमनी की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। धमनी की दीवारें मोटी होती है, मोटा नस, लचीली होती है मतलब मुलायम होती है, कपाटहीन मतलब कोई साइज नहीं होता। जबकि सीरा की दीवारें पतली होती है, पतरका पतरका नस, मैंने पहले बता दिया, मोटा वाला धमनी और पतला वाला सीरा, मोटा वाला धमनी और पतला वाला सीरा। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता, मैंने आपको बताया। धमनी हृदय से दूर शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऐसा नहीं कि हमें माटी या झींटी लग जाता, शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आयरन ऑक्साइड बनाकर पूरे शरीर में फैलाने का काम जो करता है वो कौन करता है? तो वो धमनी करता है। जबकि सीरा रक्त को, अशुद्ध रक्त को विभिन्न भागों से हृदय के पास ले आती है। तो 3 पॉइंट आप बना के दे सकते हैं। एक धमनी से शुद्ध रक्त आता है, धमनी से सीरा से अशुद्ध रक्त आता है। धमनी हृदय से दूर की तरफ ले जाती है, जबकि सीरा हृदय को से दूर से हृदय तक लेकर के आती है। तो ये हुआ धमनी और सीरा में अंतर। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे लगता है इससे आसान लैंग्वेज में आपको थोड़ी तकलीफ होगी इन सब चीजों को रटने और समझने में। नेक्स्ट में जो सवाल क्या कहता है समझो, रक्त या रुधिर क्या है? यहाँ पे टाइपराइटर साहब बहुत गलती कर दिया, था लिख दिया है। रक्त या रुधिर क्या है? भैया रक्त को रुधिर कहते हैं, खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं। और मैं आपको बोल दूं, यह जो रक्त है, यह जो आपका खून है, वह एक तरल संयोजी उत्तक है। इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव सवाल कितना बार पूछ चुका है, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। लिखा भी हुआ है, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। यह पोषक पदार्थों, सजीव पदार्थों, हार्मोन और गैसों को शरीर को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। यह पोषक पदार्थों, जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, दाल भात तरकारी, सतुआ, अचार, सब खाने से जो आपके बॉडी में आता है एनर्जी, उस एनर्जी पोषक पदार्थों को पूरे शरीर में फैलाता है। हार्मोन आपके पिता से आपको जेनेटिक हेरिडिटी से जो आपको प्राप्त है, जो जेनेटिक चीज है, जो जेनेटिक्स से प्राप्त हुआ है, उस जेनेटिक्स वाले एनर्जी को एक से दूसरे में
प्रसारित करता है। उसके बाद गैसों मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के, ये पूरे शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। उसके अलावा ताप जो है, रक्त जो है हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण में भी सहायक होता है। अगर ब्लड बॉडी में ब्लड नहीं रहता है तब दिक्कत है। बात समझ में आई? इसीलिए हमारी बॉडी को ताप को नियंत्रण करने वाला कौन है? यही है, रक्त या रुधिर। अब आपसे सवाल पूछा क्वेश्चन नंबर 10 कि रुधिर या रक्त के क्या काम है? रक्त के क्या काम हो गए? तो पहला, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जी बात सही है, ऑक्सीजन का क्या करता है बच्चों? ये परिवहन करता है। दूसरा, यह श्वसन के समय बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रक्त अगर नहीं रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को सीरा के माध्यम से हम लोग कैसे पहुंचाते? तो वह क्या करता है, श्वसन के समय बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक लाता है, जिसके कारण शरीर को उससे मुक्ति मिल जाती है। शरीर को उससे क्या मिल जाता है? मुक्ति मिल जाता है। यह उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करके उन्हें गुर्दा तक लाता है। क्या गुर्दा मतलब किडनी तक उसको लेकर के पहुंचाता है। उसके अलावा जहां पर वे रक्त के क्षण कर मूत्राशय में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह पचे हुए भोजन के अणुओं का कोशिकाओं तक परिवहन करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाले हार्मोन का परिवहन करता है। आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। एर्डिनल ग्रंथि अंतःस्रावी है, अवटु ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इस तरह के जितने सारे ग्रंथि, जो थायराइड ग्लैंड है वो, तो ये सारी ग्रंथियां जो है वो क्या करती है, आपके शरीर के अंदर हार्मोन रिलीज करता है और उसी हार्मोन को ये पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। मैंने आपको बताया था यह शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हम लोग कहते हैं ना मेरा खून खौल रहा है, तो ताप है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। यह संक्रामक रोगों से शरीर की सुरक्षा करता है। यह संक्रामक रोगों से शरीर की सुरक्षा करता है, मतलब जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उस कम्युनिकेबल डिजीज का ये रोकने का प्रदान करता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को रक्त हम लोग चढ़ाते हैं तो हम लोग रक्त की जांच करते हैं ताकि इसको कोई बीमारी तो नहीं है। ऐसा नहीं कि रक्त के माध्यम से तेजी से इसके अंदर वो फैल जाए, इसीलिए हम लोग सोच समझकर कोई भी काम करते हैं। लास्ट सवाल जो मैं रक्त के बारे में पढ़ूंगा, मनुष्य के रक्त के संरचना का वर्णन करें। बच्चों मनुष्य की संरचना का वर्णन करना है रक्त का, तो मैं आपको बताऊं कि रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त एक क्षारीय पदार्थ है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, जिसमें दो प्रकार के घटक होते हैं, एक ठोस होता है, एक तरल होता है। ठोस कहने का मतलब जो कण के रूप में होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और तरल का मतलब जो चिपचिपा होता है। तो इसमें दो तरह के ठोस, तो ठोस में होते हैं रक्त कण, और ये रही रक्त कण तीन तरह के होते हैं बच्चों। एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी, एक का नाम है पट्टी कानू। याद रखेंगे रक्त कण तीन प्रकार के हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और पट्टी कानू, ये तीन। तरल कैसे है? तो एक प्लाज्मा है। रक्त में आयतन के अनुसार 55% प्लाज्मा होता है, मतलब वाटर। जैसे हम लोग दूध को क्या करते हैं, छानते हैं, फाड़ते हैं, तो छेना अलग निकल जाता है, पानी अलग निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार ब्लड है, जब उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे, तोड़ेंगे, तो पता चलेगा कि इसमें से 45% जो है वो ठोस कण है और 55% जो है वो तरल है। तरल पदार्थ मतलब पानी वाला। उस 45% में तीन भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। यहाँ पे लिखता है रक्त में आयतन, मैं आपको जानकारी की बता दूं, जो आपका जो ब्लड है वो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त कण तीन तरह के होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट। आरबीसी जो है हमारे शरीर के अंदर 120 दिन तक जिंदा रहता है। आरबीसी हमारे शरीर में 120 दिन तक जिंदा रहता है। आरबीसी का कब्र हम लोग पीला को कहते हैं। किसे कहते हैं? पीला को कहते हैं। आरबीसी कण क्या है? सभी स्तनधारी, जितने सारे स्तनधारी जीव हैं, सब में जो खून है वो क्या होते हैं? लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। लेकिन जब हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो इसे वीर सिपाही के नाम से जानते हैं। यह हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, यह संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। उसके अलावा यह जो वीर सिपाही है वह हमारे शरीर में क्या करता है? विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति देने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, तिलचट्टा, कौन चट्टा बच्चों? तिलचट्टा। तिलचट्टा का रक्त कैसा होता है? श्वेत होता है। प्लाज्मा सेल क्या है? प्लाज्मा सेल ऐसा है जो जिसको हम लोग प्लाज्मा बोल रहे हैं। पटिकाणु ऐसा है, रक्त के रुधिर कणिकाणु होते हैं जो ऐसे संकीर्ण भागों में जहाँ पे रक्त डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते,
तो इन छोटे वाले जो भाग से इसे हम लोग क्या करते हैं, रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। अब रक्त की थोड़ा संरचना के बारे में थोड़ा मतलब क्या कह सकते हैं, आप इस तरीके से समझिए कि आपका रक्त है। अब थोड़ा इसको ऐसे समझ लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका रक्त है। अब रक्त के दो भाग हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड या तरल पदार्थ। ये सॉलिड वाला भाग तीन तरह का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं इस लिक्विड का, तो लिक्विड में आता है सबसे पहले कौन सा, 55% है, ये 45% है। 55% में प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। इस 55% के संबंध में मान लो कि अगर 55% अपने आप में 100%, तो 92% जल पाया जाता है। यानी प्लाज्मा में जल कितना है, तो 92%। ये रक्त के अंदर आयतन के अनुसार 45% रक्त कण पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रक्त कण 45%। एक स्वस्थ मनुष्य के व्यक्ति के अंदर 85 मिली प्रति किलोग्राम के शरीर से भार के अनुसरण होते हैं। रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपकी थोड़ा देर पहले अभी जस्ट आप लोग को हमने समझा दिया। रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यहाँ पे लिखा हुआ है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है लाल रक्त कण, इसे शॉर्ट में आरबीसी के नाम से जानते हैं। आरबीसी लाल रक्त कण, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, ये 120 दिन तक जिंदा रहता है, ये आपको याद रखना है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी रक्त कोशिकाओं में आकार में क्या होती है, बड़े आकार की होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। मनुष्य रक्त में इनकी संख्या 5000 से 7000 प्रति घन मीटर होती है। श्वेत रक्त कण हड्डियों के मंज लिफ गांठों में पाए जाते हैं। जहां जहां हड्डी का ज्वाइंट होता है, उस हड्डी के मज्जा के आसपास क्या होते हैं, श्वेत रक्त पाए जाते हैं। पटिकानु, ये लाल एवं श्वेत रक्त, यह लाल एवं श्वेत रक्त कणों की अपेक्षा छोटे रंग का होता है। मानव रक्त में लगभग इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। यह चोट लगने पर तथा फूल जाने पर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इस प्रकार पटिकानु हमारे शरीर में अनुरक्षण का काम करता है। यानी पटिकानु का क्या काम है, तो यह रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। यह प्रति घन मिमी कितना होता है, 3 लाख। कितना होता है बच्चों, 3 लाख। तो इस प्रकार लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और पटिकानु के बारे में हम लोगों ने जाना। तो यह रक्त से संबंधित कुछ चीजें थी। अगला पार्ट जो है अभी मिलेगा आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सभी को प्रणाम।